सो नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस। हमने HIV वायरस पढ़ा, HBV वायरस पढ़ा। स्टार्टिंग की लाइन में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो HBV वायरस है दैट इज़ अ DNA वायरस, और हमने हेपेटाइटिस A के बारे में क्या पढ़ा था कि वो एक RNA वायरस है। इसकी फैमिली कौन है? हेपेडनेविरिडे फैमिली। उसकी फैमिली थी हिपैटोवायरस दैट इज़ रिलेटेड टू पिकोरना वायरस। इसकी कौन है? हिपैडनाविरिडे फैमिली। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 to 26 वीक। इसका काफ़ी ज़्यादा है इंक्यूबेशन पीरियड रिलेटिव टू हेपेटाइटिस A। इसका 2 to 26 वीक्स है। स्ट्रक्चर जो है इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस। यहाँ पे ये जो S दिख रहा है दैट इज़ सरफेस एंटीजन आपको, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट रीजन में यही दिख रहा है ना, सरफेस एंटीजन। देन ये C आता है बीच के अंदर, दैट इज़ अ कोर एंटीजन। And then it's DNA polymerase. Why it is important? Because we need it for the replication of the virus, because it is a DNA virus, so we need a DNA polymerase, not a RNA polymerase. Then HBE, that is E is for envelope antigen. तो ये कुछ एंटीजन और DNA polymerase ये चीज़ें हैं जो हमारे वायरस को आगे अपनी प्रोजेनी बढ़ाने में और अपनी एंटीजेनिसिटी शो करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है कि ये हमने पढ़ा यहाँ पे जो HBE एंटीजन है ना, HBE कौन सा? ये वाले जो एंटीजन, ये जो बीच बीच में स्टार्स हैं, दिस इज़ HBE एंटीजन। ये जो एंटीजन है ये नॉर्मली सिक्रीट हो जाता है ब्लड के अंदर, ये सिक्रीट हो गया ब्लड के अंदर। लेकिन जो HBC दैट इज़ अ कोर एंटीजन है ना, वो नहीं सिक्रीट हो पाता, वो हिपैटोसाइट्स के अंदर ही रहता है। कौन सा C? दिस वन, ये जो बीच में कोर एंटीजन है ना, ये वाली जो लेयर है, दिस इज़ HBC, और ये जो है ये हमारे इसके अंदर ही रहती है। लेकिन जो E बाहर है इसलिए वो चली जाती है ब्लड के अंदर, लेकिन C जो है वो हमारे सेल के अंदर ही रहती है, हिपैटोसाइट के अंदर ही रहती है। इसीलिए इसकी क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूबल सरफेस मार्कर नहीं है, रिसेप्टर नहीं है। देन कम्स HBS एंटीजन। S इज़ अ सरफेस एंटीजन जो सबसे आउटर में आपको दिख रहा है। ये सबसे पहले एंटीजन जो है हमें शो होता है सिम्टम्स आने से पहले ही। जैसे कि मान लो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, तो उसके अंदर ही हमें HBS एंटीजन दिख जाएगा बिफोर एनी सिम्टम्स अपेरेंस। इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कब डेवलप होंगी? जब डिजीज़ ख़त्म हो गई है तब आएंगी इसकी एंटीबॉडीज़। तो ये देख लो, इसमें HBS एंटीजन है, ये डेवलप होना शुरू हो गया, सबसे पहले HBS एंटीजन आया, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैवल कर रहा है। हमने बोला यहाँ तक क्या हुआ कि HBS एंटीजन यहाँ पे रिकवरी पीरियड शुरू हो गया, मतलब कि एक्यूट फेज जो है वो ख़त्म हो चुका है। तब जाकर anti-HBVS मतलब कि सरफेस, ये जो ए वाला है ना एंटीजन, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ अब बनी है जब जाके रिकवरी शुरू हो चुकी है और एक्यूट फेज ख़त्म हो गया है। Then anti-HBS antibody appears after acute disease is over. HBE एंटीजन, E एंटीजन कौन सा? इन्वेलप एंटीजन। ये जैसे S एंटीजन था ये आया, और वैसे ही ये HBE एंटीजन आता है। लेकिन हम लोगों को HBC एंटीजन जो कि कोर एंटीजन है वो नहीं दिखता, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ दिखती हैं लेकिन एंटीजन नहीं दिखता। यहाँ पे हमें बाकी सारे एंटीजन दिख रहे हैं, S एंटीजन भी दिख रहा है, E एंटीजन भी दिख रहा है, लेकिन हमें HBC एंटीजन नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग ये देखते हैं ना, ये ग्राफ्स वगैरह, ये हम लोग देखते हैं सीरम में, और हमें पता है कि ये जो HBC मतलब कि ये जो कोर एंटीजन है ये हमारे सेल के बाहर नहीं आता, ये हमारे सेल के अंदर ही रहता है। तो इसीलिए ये जो एंटीजन है ये बाहर नहीं दिखता, तो हमें यहाँ पे ग्राफ में नहीं शो करते। HBE एंटीजन जो कि एनवेलप एंटीजन है, उसकी परसिस्टेंस जो है इंडिकेटर है कि वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो रहा है डिजीज़। इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो कब आती हैं? जब एक्यूट इन्फेक्शन की पीक हो। देन ये जो HBC जिसके जो कोर एंटीजन है जो कि नॉर्मली एंटीजन नहीं दिखता हमें, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पहले आएंगी इम्यूनोग्लोबुलिन M, उसके बाद मंथ्स पास हो जाएंगे, जब क्रोनिक कंडीशन हो जाएगी तो दैट विल बी फॉर्मिंग इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडीज़। अब क्या होता है यहाँ पे देख लो, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये वाला, दिस इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन M। ये आया इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडीज़ जो कि कोर के खिलाफ है। उसके बाद क्या होता है कि M जो है वो ख़त्म हो जाता है और G आता है शुरू, लेकिन हम लोग G जो है स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है उसको हम लोग नहीं देख सकते सेरोलॉजी में, इसीलिए हम लोग टोटल एंटीबॉडीज़ देखते हैं। अब टोटल क्या होता है? टोटल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन M प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन G। अब हमने M तो पता लग गया कि ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर टोटल इतनी है तो ऑब्वियसली ये सारी जो हैं
ये कौन होंगी? ये सारी इम्यूनोग्लोबुलिन जी होंगी। तो मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो एम है वो ख़त्म हो जाएंगी और इसकी जगह इम्यूनोग्लोबुलिन जी आएंगी। अब एक टर्म है दैट इज़ विंडो पीरियड। विंडो पीरियड कौन सा होता है? जब हमारी ये जो एस एंटीजन है ना यहाँ पे ख़त्म हो गया, एंटीबॉडी इसकी एस एंटीजन की एंटीबॉडी आने में इतना टाइम लग जाता है। तो ये वाला जो टाइम है दैट इज़ नोन एज विंडो पीरियड। इस टाइम पीरियड में ना ही एंटीजन होता है एस एंटीजन, ना ही एंटीबॉडी होती है इसके खिलाफ। तो ये दिस इज़ नोन एज अ विंडो पीरियड। ये जो ग्राफ है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है, कब डिक्रीज़ हो रही है, कब एम आ रहा है, कब जी आ रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन, कब एंटीबॉडी बन रही है इसके खिलाफ और कब एंटीजन इसका ख़त्म हो रहा है। एंड दिस विंडो पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस जोन। और ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसमें एक्यूट इन्फेक्शन होती है, तो 65% तो सब क्लिनिकल है, 25% एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करेगी और 5 to 10% है क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करेगी। ओनली 5 to 10% इसमें भी क्रोनिकली जाता है। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? पेरीनेटल, दैट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन। 90% केसेस में पेरीनेटल है, मतलब कि मदर टू फीटस, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में और आईवी इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजेस में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितनी कम एज होगी, अगर हम बोलते हैं कि हाँ इसकी कम एज है और किसी ओल्ड एज पर्सन के हो रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि क्रोनिक इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा है? इन यंगर पर्सन। नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं ना कि ज़्यादा जो ओल्ड है उसी को होगा, लेकिन इस केस में यंगर द एज हायर द चांस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। मॉर्फोलॉजी एक्यूट हेपेटाइटिस बी की, पहला है बैलूनिंग डीजनरेशन ऑफ हिपैटोसाइट्स। बैलूनिंग डीजनरेशन, अब हमें पता है कि जैसे हमारे अंदर वायरस आया है लिवर के अंदर, तो क्या होता है कि जो कुछ टी सेल्स हैं जैसे कि CD8 टी सेल्स जो कि साइटोटॉक्सिक हैं, तो वो लोग आकर डीजनरेशन करनी शुरू कर देते हैं। मैक्रोफेजेस आते हैं। मैक्रोफेजेस कौन है? जैसे कि कफर सेल्स हाइपरप्लेजिया। कफर सेल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये लोग हमारे लिवर के मैक्रोफेजेस होते हैं स्पेशलाइज्ड। तो ये कफर सेल्स जो हैं इनका हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लोग मार नहीं पा रहे हैं तो उनका नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से अब वो लोग क्या करेंगे? हिपैटोसाइट्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है। इसमें बैलूनिंग में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब जब सेल मेम्ब्रेन की ही, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन थी और इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, तो बाहर जो फ्लूइड था वो एंटर कर गया। अब जो फ्लूइड एंटर करेगा तो ये जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा। तो उस स्वेलिंग अप को हम बोल देते हैं बैलूनिंग डीजनरेशन ऑफ हिपैटोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, हमें लिम्फोसाइट्स आएंगे, इन्फिल्ट्रेट्स आएंगे, कहाँ पे आते हैं? पोर्टल ट्रायड में। पोर्टल ट्रायड कौन सा होता है? जहाँ पे पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट होती है। लॉब्यूलर नेक्रोसिस और काउंसिलमैन बॉडी। काउंसिलमैन बॉडी होती है एपोप्टोसिस वाली बॉडी, जिसमें हमें पता लग रहा है कि वो जो सेल है वो बस मर रहा है। एपोप्टोसिस क्या होती है? कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना। ट्रीटमेंट कैसे है इसका? वायरल पॉलीमरेज इनहिबिटर या फिर इंटरफेरॉन्स। क्यों? क्योंकि हमें पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा? उससे हमारी जो वायरसेस हैं उनकी रेप्लिकेशन होगी, तो उसी के हम लोग इनहिबिटर्स दे देंगे तो फिर ट्रीटमेंट हो सकता है। साथ में HPV वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज़ अवेलेबल. So yeah, this was all about hepatitis B virus. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.